हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्स के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो मैक्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताए हैं। अगर किसी ने नहीं देखी पिछली वीडियो तो काइंडली वो देख लिया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो अपने डॉक्यूमेंट्स शो करवाने जा रहा हूँ। लाइक आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको शो करवाऊँगा। रिसर्च प्रपोजल जो मैंने उसके लिए बनाया था वो आपको शो करवाऊँगा, जिसके ऊपर मैं सिलेक्ट हुआ था। और जो 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में वो भी दूंगा, यहाँ पे शो करूँगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कि मैंने क्या आंसर दिए थे जो कि मैं सिलेक्ट हुआ था। और उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर यहाँ शो करवाऊँगा कैसे बनता है, कैसा होता है। और जिनका आइट्स नहीं है उनकी जगह पे जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से लेके वो आज शो करवाऊँगा यहाँ पे। मतलब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं सारे शो करवाऊँगा। और काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखना। और अब चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। हम सबसे पहले करते हैं अब सीवी डिस्कस। सीवी क्योंकि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स सीवी के बारे में पूछते हैं कि सीवी कैसी होनी चाहिए, सीवी का फॉर्मेट दें, सीवी किस फॉर्मेट में बनाएं। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ अगर आप अच्छा फॉर्मेट नहीं खुद बना सकते तो यूरोपास पे बना लें। ये मैंने अपना फॉर्मेट खुद बनाया था, मैंने यूरोपास को फॉलो नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि हर बंदे का यूरोपास की सीवी बनी होती है, तो मैं भी अगर उनकी तरह डालूंगा तो मेरी भी सीवी में उनमें सीवी में क्या डिफरेंस नजर आएगा। तो सीवी में सबसे पहले मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी है, बहुत ही कम सी, इतने से एरिया में लिख दी है, मोहम्मद अब्बास मकबूल मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जो हाँ मेरी लैब का एड्रेस है जो भी है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव या रिसर्च इंटरेस्ट आपका। आजकल ऑब्जेक्टिव कम यूज़ हो रहा है, रिसर्च इंटरेस्ट ज़्यादा यूज़ हो रही है हेडिंग। तो इसमें लोग बहुत जनरल लिखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव कि मैं बहुत पैशनेट हूँ जॉब करने के लिए या स्टडी करने के लिए, जो नेट से लोग उठाते हैं। आपका वैसा नहीं होना चाहिए। जब आप अप्लाई करें तो आपका थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, आपकी कोई एकेडमिक और कोई रिसर्च की टर्मिनोलॉजी अंदर यूज़ होनी चाहिए। पता चले कि आप उनमें वाकई ही इंटरेस्टेड हैं। अगर आप वैसे उठा के जनरल सा लिखेंगे तो सबको पता चलेगा भाई नेट से उठाया हुआ है, उन नेट से उठा के हमें भेज दिया लगा के। ऑब्जेक्टिव रिसर्च इंटरेस्ट के बाद हम आते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में सबसे पहले आप देखते हैं कि अपना अगर आपका मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर और एफएससी होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर और बैचलर इनफ है, ज़्यादा डिटेल मैट्रिक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लोग गलती करते हैं तो उसमें क्या है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम, आपका डिग्री, सीजीपीए, पासिंग ईयर और आपके कीवर्ड जो आप के लैब में आप काम कर रहे हैं और आपकी रिसर्च का टाइटल। बैचलर में अगर आप हैं तो बैचलर आपने किया है तो आपका सीजीपीए, यूनिवर्सिटी नेम और उसके अलावा आपके थीसिस का टाइटल। और उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस की तरफ। आपका जो एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप्स का आप वो ऐड करें यहाँ पे, जो भी हैं। अगर आपने रिसर्च किसी लैब में किया वो एक्सपीरियंस ऐड करें यहाँ पे। कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करें, जैसे मेरी ये थी मैंने ऐड की हुई हैं। उसके बाद आ जाएं आप स्पेशल अचीवमेंट्स की तरफ, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं। कुछ लोग उसको एंड पे लिखते हैं, कुछ लोग स्टार्ट में लिखते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया था अपनी अचीवमेंट्स को। जैसे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जापान में मैंने इंटर्नशिप की थी, एक कॉन्फ्रेंस पे गया था। मैक्स स्कॉलरशिप में मैं हूँ, मैं ली थी, मैं मैक्स स्कॉलर ऑलरेडी हूँ जैसे पता है। जैका स्कॉलर था, मतलब मैक्स और जैका दोनों स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, क्योंकि मैक्स जैका के अंडर, जैका मैं एलिजिबल था, जैका मैक्स के अंडर आ गई हुई थी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो थी सोसाइटीज़ में अचीवमेंट्स, कोई जो भी मेरी अचीवमेंट्स थी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं अपनी। अचीवमेंट्स के बाद मैं आ गया हूँ अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस की तरफ, कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशन की तरफ। जैसे कि 2 जनरल थे मैंने लिखे थे वो मैंने मेंशन कर दिए थे, अभी सबमिट एंड रिव्यू थे। उसके बाद 5 नेशनल इंटरनेशनल मेरी कॉन्फ्रेंसेस थी मास्टर में, मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दी। और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस मेरी बैचलर में थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद आपका आ जाता है एफिलिएशन, आपके सोसाइटीज़ के पार्ट हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं जापान की सोसाइटी में था, IEEG जापान की सोसाइटी वहाँ पे था, UT में था, एजमी में, और जो भी था। और उसके बाद मैंने अपनी स्किल लिखती हैं, एकेडमिक स्किल जो कि सॉफ्टवेयर रिसर्च से रिलेट करती हैं। मतलब यहाँ पे मैंने कोई फजूल चीज़ लगा के पेज नहीं बढ़े, जैसे कि होते हैं मेरे हॉबी ये है, मेरी लैंग्वेजेस ये हैं, लैंग्वेज की परसेंटेज ये हैं। आप जब प्रोफेशनल PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ना तो उनके पास इतना टाइम होता है फजूल चीज़ें देखने का, और ना हमारे पास होता है। हम पाकिस्तानी पेज बहुत बढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें लिख के, सिर्फ काम की चीज़ें लिखें। अब इसमें मैंने, आप खुद देख लें कि इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि फजूल चीज़ डाली हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी CV है, क्या पता किसी को CV अच्छी लगे, किसी एक्सपर्ट को किसी को नहीं लगे, लेकिन मुझे इसके ऊपर PhDs मिली हैं। और मास्टर के लिए मैंने यही फॉर्मेट फॉलो किया था, लेकिन मास्टर की CV वो डिफरेंट थी, अब वो नहीं है अपडेट मेरे पास। और
इसी सीवी पे मुझे पीएचडी मिली है, आपके सामने है। इसमें कोई मैंने लगता नहीं कि कोई हवा में छोड़ी या कोई गलत चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये मेरी सीवी थी, इस पर मैं सिलेक्शन हुई है। अब आ जाते हैं मैक्स के एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। इसमें जो बच्चे पूछते हैं 3 क्वेश्चन के आंसर ग्रांट पे देने होते हैं। एम्बेसी टेक का भी अनाउंस होने वाली है बहुत जल्द, अपना अप्रैल में, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। यहाँ पे आपकी तस्वीर लग जाएगी सबसे पहले, उसके बाद आपका नाम जो भी है, मेल, ये मैंने सोचा था प्रिंट करके बाद में टिक मार्क कर दूंगा, इसलिए मैंने टिक मार्क नहीं किए हुए, प्रिंट करके ना किए थे। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपके जनरल इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी, जापानी नेशनल नहीं हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सेम एज अबव अगर इफ़ योर एड्रेस, एंड आई विल टिक हेयर, और मैंने प्रिंट करना था इसलिए नहीं किया। आपको एम्बेसी कौन सी लगती है, जापानीज एम्बेसी इस्लामाबाद, जहाँ आपने अप्लाई करना, आपका फ़ोन नंबर अपना, बाकी हैव यू बीन अवार्डेड, नो, ये टिक मार्क मैंने नहीं किए हुए थे क्योंकि प्रिंट करके करने थे। हाँ, सिंपल फॉर्म है, आपने नो यस करते जाना है यहाँ ऊपर तक, तो इतना तो आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं हम एजुकेशन की तरफ। हाँ, प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ आपको अगर तो आप कर रहे हैं मास्टर के लिए अप्लाई, तो आपको 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करनी है। जैसे भी करें, वो चेक नहीं करते आपका कभी भी कन्वर्ट करके, आप उनको नहीं पता कहाँ से पढ़े हो, आपकी सिर्फ रिसेंट डिग्री लेते हैं, लेकिन आपको 16 ईयर कंप्लीट करनी है। ये जैसे मैंने प्राइमरी एजुकेशन लिख दी अपने 8 ईयर्स की, उसके बाद 2 ईयर्स मिडल लिख दिया, अपना हाई स्कूल लिख दिया, उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज लिख दिया, उसके बाद बैचलर लिख दिया। तो आपको 16 ईयर कंप्लीट करना है किसी भी तरह। उसके बाद आ जाता है रिमार्क्स आपके, क्या आपके क्या रिमार्क्स हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स, वो लिखते हो। लिखना ज़रूरी नहीं है, कम से कुछ लोग नहीं भी लिखते। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपकी जो बैचलर में फील्ड है उसके बारे में आप लिखेंगे कि आप क्या रिसर्च है, शॉर्ट सा 3-4 लाइन में लिख दें आप। उसके बाद थीसिस का आप बताएंगे कि अगर थीसिस के अलावा आपने कुछ किया है, जर्नल आर्टिकल लिखा, तो उसके बारे में आप बताएंगे। और आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, द कोर्स यू प्लान, नॉन रेगुलर मास्टर डिग्री, रिसर्च प्रोग्राम, डॉक्टर डिग्री, वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। मास्टर के लिए अप्लाई करें तो मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए करें तो पीएचडी के लिए, पोस्ट प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो उसके लिए कर रहे हैं तो उसके लिए टिक कर देंगे आप। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो क्वालिफिकेशन, अगर मास्टर किया है तो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, बैचलर किया तो मास्टर के लिए ओबियसली अप्लाई करेंगे। अगर आपकी जॉब्स है तो वो लिखेंगे आप कहाँ की। यहाँ अब आ जाते हैं 3 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन के आंसर थे जो मैंने दिए थे और इन पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन जापान, रीडिंग द बुक्स, वाचिंग द न्यूज़, एनालाइजिंग, ऑब्जर्विंग द पीपल जापान, आई फाउंड जापान इज प्रोबब्ली मोस्ट सिक्योर नेशन ऑन द प्लैनेट। और आपको ये देख के आपको आंसर देना है, मतलब कि आपके व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, आप जापान की स्टडी में इंटरेस्ट क्यों है, आपको ये आंसर देना है। और मोस्ट प्रोबब्ली साइंटिफिकली और अपना टेक्नोलॉजी को लेकर देंगे और एजुकेशन को लेकर देंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा आप झूठ मूठ हवा में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप रिसर्च और टेक्नोलॉजी को लेकर चलेंगे तो, और अपनी रिसर्च को साथ लेकर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वाई डू यू चूज जापान एज अ डेस्टिनेशन फॉर ग्रेजुएट स्टडी, तो आपने जापान ही क्यों चूज़ किया, रीज़न क्या है उसकी। तो उसका मैंने ये आंसर दिया था, जापान है द बेस्ट एजुकेशन रिसर्च सिस्टम इन द वर्ल्ड। उनको इतने प्रोफेसर को नोबेल प्राइज़ जापान में मिले हुए हैं, इतनों को यूनिवर्सिटीज़ को, ये यूनिवर्सिटी की टॉप रैंकिंग है, ये है काफ़ी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करके, मतलब आपने प्रूफ के साथ, क्वांटिटी के साथ, मतलब नंबर्स के साथ कि कितनी रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनकी क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ऐसे आंसर मैंने दिया था। अगर आप भी ऐसे आंसर देखें तो होपफुली सिलेक्शन होगी, क्योंकि आंसर मैंने पूरा पॉइंट और रिसर्च और स्टडी को लेके ही दिए हैं। और व्हाट काइंड ऑफ थिंग डू यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर कंट्री थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन जापान। सो इसका आंसर मैंने ये दिया था कि मैं क्या करूँगा, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में देखूंगा, वहाँ पे जो भी सीखूंगा, उसके बाद अपने कंट्री और जापान में एज अ कोलैबोरेटर काम करूँगा, लोगों को अवेयरनेस दूंगा जापान के बारे में, जापान के कल्चर को पाकिस्तान में आके बताऊँगा। ये चीज़ें मैंने लिखी थी। तो आप भी लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन थोड़ा मतलब पढ़ने वाले को भी लगेगा भैया आपने अच्छा लिखा है और आंसर भी अच्छा हो कुछ, मतलब तो फिर ही सिलेक्शन होगी इसके ऊपर भी। ये 3 क्वेश्चन के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इन पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि सिलेक्शन होगी। ये 3 क्वेश्चन के आंसर बहुत ज़रूरी हैं, ये कि एसओपी की तरह रोल प्ले करेंगे आपकी एप्लीकेशन में। उसके बाद आपने लैंग्वेज एबिलिटी, जापानीज रिक्वायर्ड नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं आपका नीचे, हम किसी को लाना चाह रहे हैं साथ अपने रिलेशनशिप को, नहीं हम किसी को लेकर नहीं आ रहे। उसके बाद आपका एड्रेस और प्रिंट करके बाद में नीचे साइन करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। उसके बाद आ जाते हैं रिसर्च प्रपोजल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये है मेरा रिसर्च प्रपोजल जिसके ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई थी।
यहाँ आपने अपना नाम लिख दिया तो अपने नेटिव लैंग्वेज में उर्दू में और इंग्लिश में लिख दिया है। उसके बाद आता है प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडीज़ में जो आपकी प्रेजेंट फील्ड जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं उसकी तरह आप थोड़ा सा लिख देंगे मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल स्पेशलाइज, और यहाँ से उसमें ग्रेजुएट CGP अच्छा है तो मेंशन कर दें, वरना अमेजिंग CGP लिख दें जैसे मैंने लिख दिया था। उसके बाद अपना रिसर्च का बता दें थोड़ा सा, जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए हैं जो आपकी प्रेजेंट फील्ड थी। उसके बाद आपकी जापान में फील्ड का टाइटल क्या है, थीम क्या है, ये टाइटल लिखा है मैंने, इसको 2-3 लाइन में आप थीम भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है, लेकिन मैंने तो टाइटल लिखा था और चल जाता है टाइटल भी। उसके बाद आ जाता है आपके टाइटल को लेके स्टडी प्रोग्राम इन जापान एंड रिसर्च प्रपोजल, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी ये वाली। इसमें आप अपना पूरा रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। इसमें क्या होता है आप हेडिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले आप शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन लिखते हैं, पहली हेडिंग जो होती है उसमें आप डिटेल से बताते हैं कि इंट्रोडक्शन आपने जो टाइटल चूज़ किया है इंट्रोडक्शन क्या है और क्या होता है। जैसे मैंने कहा 3D प्रिंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 3D प्रिंटिंग, 3D bioprinting started from 3D printing which is rising innovative and has a lot of application different field automotive medical design etc. So आप इस तरह लेके शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन देंगे 7-8 लाइन में जो भी है। और उसके बाद अपना बताएंगे मेरी रिसर्च क्या है। इसमें My research 3D printing developed originated from 3D printing is promised for medical application। मैं मेडिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने चाह रहा हूँ अपनी इस 3D बायोप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को। तो ये शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन है आपने लिख देना। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड लिटरेचर व्यू एंड लिमिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग यही चेक करते हैं जब लोग रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, लोग समझते हैं हमारी सिलेक्शन रिसर्च प्रपोजल के टॉपिक पे होगी। टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल पे कभी भी सिलेक्शन नहीं होती। आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना आता है, आपको पता है रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं कैसे हैं, रिसर्च है क्या, उस पर सिलेक्शन होती है। तो इसमें आप मैंने जैसे क्या बताया है कि मैंने बैकग्राउंड में बताया है, जैसे कि रिसर्च पेपर में लिखा होता है, हमने पढ़ा होता है कि बैकग्राउंड में बताते हैं इसने ये काम किया, इस ग्रुप ने ये काम किया, फिर सारे रेफरेंस देते हैं, जैसे ये रेफरेंस दिए हुए हैं। इसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे पीछे काम हो चुका है। और उसको ज़्यादा ईजी समझने के लिए मैंने साथ ये लेआउट बना दी थी। आप देखें लेआउट पढ़ के देख के बंदे को ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ इस लेआउट से समझ आ रही है कि 96 में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसी चीज़ अगर आप लेआउट या ऐसी चीज़ ऐड करते हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल थोड़ा और अच्छा लगना शुरू हो जाता है और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती चीज़ है वो है लिमिटेशन, कि भाई जो रिसेंटली काम हुआ है उसमें प्रॉब्लम क्या है, जिसे रिसर्च गैप भी कहते हैं कुछ लोग लिमिटेशन भी कहते हैं। और ये ऐड करनी ज़रूरी होती है, यही होता है जो आपने लिमिटेशन को सोल्व करना होता है, यही होती है जो आपने रिसर्च करनी होती है। लोग ये ऐड नहीं करते। करंटली मोस्ट फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल टिश्यू 3D printing are blood vessel, heart and blood, heart valve and bones and the livers। So इसके बाद आते हैं जो लिमिटेशन। Bioprint technology has been rapidly developing in recent years, having through many problems still need to be solved and explored। Vascularization issues are the main problem in printing। So ये लिमिटेशन है जो मैंने पकड़ी थी। एक लिमिटेशन बताना बहुत ज़रूरी है, यही आपकी रिसर्च का पार्ट होता है लिमिटेशन। वैसे आप कहते हैं कि मैंने जहाज़ बनाना, तो जहाज़ आपने पूरा नहीं बना देना होता कभी भी, जहाज़ के छोटे छोटे पार्ट को लेकर रिसर्च चलती होती है। तो आपने 2 साल के ईयर में अपना इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं कर लेनी, आपने एक लिमिटेशन पकड़नी होती है, उसी को सोल्व कर लें आप 2 ईयर्स में, तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, एम्स क्या हैं, ये आपके रिजल्ट ये आएंगे नहीं, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड लिखने होते हैं। उसके बाद मैथडोलॉजी, आप उसको सोल्व कैसे करेंगे, उस लिमिटेशन को सर्च कैसे करेंगे, ये आप मैथडोलॉजी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप कुछ पिक्चर ऐड कर लें PPT पे बना के, तो वो अच्छा है। मैंने ये शॉर्ट्स ही बनाई थी, लेकिन अच्छी भी आप बना के ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल सा रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड लिटरेचर व्यू, लिमिटेशंस और ऑब्जेक्टिव, मैथडोलॉजी। उसके बाद ये टाइम लाइन, लोग ये नहीं ऐड करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम लाइन ऐड करना। इसमें आप बताते हैं कि आप पहले 3 मंथ क्या करेंगे, उसके 3 मंथ क्या करेंगे, उसके 3 मंथ क्या करेंगे, आपका क्या प्लान है पूरा। ये आपकी पूरे टाइमलाइन, आपका पूरा टाइम बताती है कि आप रिसर्च को कैसे लेके चलेंगे। इससे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चे के पास प्लान है पूरा। हालांकि आप इस टाइमलाइन को फॉलो ना भी करें, वहाँ जाकर कोई इशू नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए। रिसर्च प्रपोजल का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ये भी। उसके बाद आपके रेफरेंसेस आ जाएंगे। ये सिंपल सा रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपना रिकमेंडेशन लेटर की तरफ। ये आप अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से बनवाते होते हैं, डीन से, प्रोफेसर से। तो मैंने रिकमेंडेशन लेटर अपने यूनिवर्सिटी से बनाया था, UT लाहौर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हार्वर्ड कैंपस से, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये उसका है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको आपसे नीचे शेयर भी कर दूंगा। और ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो मैंने बनवाया था।
इसमें आप ऐसे लिखवाते हैं, आपका भी कई दफ़ा प्रोफेसर खुद लिख के दे देते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में ये होता है, स्टूडेंट लिख के प्रोफेसर को भेजता है, प्रोफेसर उसको एडिट करता है अकॉर्डिंगली स्टूडेंट, और उसके बाद फिर उस पर साइन करके आपको दे देता है। हाँ, ये है रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद आ जाते हैं अपना आइट्स, जिनके पास नहीं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इस तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना होता है। इट इज सर्टिफिकेट दैट मोहम्मद वैस मकबूल इज अ स्टूडेंट ऑफ यूटी लाहौर। इट इज़ माई प्लेजर टू सर्टिफिकेट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन एट द यूनिवर्सिटी इज इंग्लिश। सो ये लेटर आप ले लें यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है, ये उसकी जगह पे कंप्लीट कर जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही है, क्योंकि मैक्स अप्रैल में अनाउंस होगी, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो उम्मीद है अगर आप भी इस तरह के रूल इनको फॉलो करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, तो आपको भी सिलेक्शन हो जाएगी। और आपको बस ये ख्याल रखना है, जो 3 क्वेश्चन हैं उनका क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे से देना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना किसी से भी। और सेकेंडली रिसर्च प्रपोजल आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रिसर्च प्रपोजल जैसे बताया है वैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड लिटरेचर व्यू एंड लिमिटेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी और टाइमलाइन एंड रेफरेंसेस, और मैक्सिमम 3 से 4 पेज का हो। तो अभी तक के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए मुझे। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस गाइडेंस चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शायद किसी और का भी फ़ायदा हो जाए इसी वीडियो के थ्रू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।